Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम BA पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने हॉब्स को ले रखा है। पूर्व के वीडियो में हमने हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उनकी थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझा था। इसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए हॉब्स डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी के सिद्धांत को आज समझेंगे। हॉब्स का डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी, जिसे हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत कहते हैं, इसके अंतर्गत संप्रभुता का सिद्धांत भी हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से ही प्रभावित है। हॉब्स ने कहा है कि व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द है। कोवेंट्स विदाउट द स्वॉर्ड आर बट वर्ड्स। इसके अंतर्गत समझौते से स्थापित संप्रभु सर्वोच्च सत्ता संपन्न और निरंकुश है। उसका प्रत्येक आदेश कानून और उसके प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि उसे जनता के जीवन को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार प्राप्त है तथा जनता को किसी भी प्रकार से उसे चुनौती देने या उसका विरोध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हॉब्स का कहना है कि जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे वे आदेश ईश्वरीय हो या प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। जनता के लिए उनका पालन करना ही न्यायपूर्ण और वैध है। इसको हॉब्स ने अपने संप्रभुता सिद्धांत के अंतर्गत बताया। तत्पश्चात हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट मोनार्की एज द बेस्ट फॉर्म। शासन के भेद के अंतर्गत हॉब्स ने राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में माना है। हॉब्स की संप्रभुता की धारणा पर ही शासन एवं कानून संबंधी धारणा आधारित है। उसके शासन के वर्गीकरण का आधार यह है कि प्रभुत्व शक्ति कितने व्यक्तियों में निहित है। इस आधार पर वह शासन के 3 रूप बतलाता है। संप्रभुता यदि एक व्यक्ति में निहित होती है तो वह राजतंत्र है, कुछ व्यक्तियों के हाथों में निहित होती है तो वह कुलीन तंत्र है, और यदि सभी व्यक्तियों में निहित होती है तो वह लोकतंत्र है। वह कहता है कि इन तीनों रूपों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का शासन नहीं होता। संप्रभुता को अविभाज्य मानने के कारण वह अरस्तु आदि को मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था का घोर विरोधी है, और इन तीनों रूपों में भी वह मोनार्की सिस्टम को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है, जिसके अंतर्गत उसका कहना है कि राजतंत्र में राजा का तथा राज्य का निजी और सार्वजनिक हित एक होता है, और राजा के धन और कीर्ति की वृद्धि राज्य की संपत्ति और यश बढ़ाने वाली होती है। इसी के अंतर्गत उसने कहा है कि इसमें शासन की स्थिरता और स्थायित्व अधिक होता है। लोकतंत्रात्मक शासकों में कई व्यक्तियों के कारण शासन में अस्थिरता आ जाती है, और इसी के अंतर्गत उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि कुलीन तंत्रीय और लोकतंत्रीय शासनों की तुलना में इस पद्धति में भ्रष्टाचार और पक्षपात बहुत कम होता है। इस तरह से हॉब्स ने अपने स्टेट मोनार्की के संबंध में अपने व्यूज़ को बताया है। तत्पश्चात हम देखेंगे हॉब्स व्यूज़ ऑन लॉ, कि कानून के संबंध में हॉब्स का क्या कहना है। हॉब्स के विचारों के अनुसार संप्रभुता का स्वरूप लीगल सॉवरेनिटी का स्वरूप है, जिसे हम वैधानिक संप्रभुता कहते हैं। अतः उसका संप्रभु कानून द्वारा नियंत्रित नहीं है। वह कानून निर्माता तो है, लेकिन स्वयं के संबंध में उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। और कानून की परिभाषा करते हुए हॉब्स कहता है कि वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त हो। उनके अनुसार लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेनिटी, अर्थात कानून संप्रभु का आदेश है। तत्पश्चात हम देखेंगे हॉब्स ऑन रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड चर्च। राज्य और चर्च के संबंध में भी हॉब्स ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। चूँकि उन्होंने अपने ग्रंथ लेवियाथन में लगभग आधे भाग में धर्मशास्त्र और चर्च के संबंध रखने वाले प्रश्नों की मीमांसा की है, और हॉब्स ने
इन प्रश्नों पर विश्वोत्तर की दृष्टि से विचार किया है, इसलिए उसे नास्तिक कहा गया है और कटु आलोचना का शिकार भी जिसके कारण उनको होना पड़ा। धर्म की उत्पत्ति पर विचार करते समय हॉब्स इस बात का प्रतिपादन करता है कि उनकी उत्पत्ति अंतरात्मा या किसी अन्य कारण से न होकर भय और स्वार्थ के कारण होती है। अतः मनुष्यों को नाना प्रकार की वस्तुओं का भय लगता है। कुछ लोग पानी, अंधकार आदि से भयभीत होते हैं और कुछ लोग उन अदृश्य शक्तियों से जिनकी वे कहानियाँ या कल्पनाएं करते हैं जो शारीरिक रूप से कही जाती है। इस भय का नाम ही उन्होंने धर्म कहा है। धर्म के विषय में हॉब्स का अपना विचार सदैव यही रहा है कि धर्म का प्रयोग राज्य की सेवा और उपयोगिता के हित में होना चाहिए। वह चर्च को राज्य से पृथक और भिन्न सत्ता नहीं मानता। चर्च के लिए आवश्यक है कि वह प्रभु सत्ता के आदेश से संगठित हो। इसी के अंतर्गत चर्च और राज्य के संबंध में हॉब्स के विचारों का जो सार है वो निम्नानुसार है। नंबर 1, धर्म के संबंध में सर्वोच्च अधिकारी संप्रभु अथवा शासक है। नंबर 2, आध्यात्मिक शासन जैसी कोई वस्तु नहीं है। नंबर 3, चर्च का दर्जा अन्य नियमों की भांति है और उसके सारे अधिकार राज्याधीन है और सभी धर्माधिकारी राजकीय कानूनों को मानने के लिए बाध्य है। संक्षेप में कहेंगे हम कि हॉब्स ने धर्म और राज्य संबंधी विचार मार्सिगलियो से बहुत कुछ आगे है और उसने राज्य की सर्वोच्चता सिद्ध करके मध्ययुगीन चर्च के हस्तक्षेप को गलत बताया है। तत्पश्चात हम देखेंगे हॉब्स पॉलिटिकल फिलोसॉफी, अ मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूटलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। हॉब्स के राज दर्शन में निरंकुशतावाद एवं व्यक्तिवाद के तत्व। हॉब्स के राजनीति चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने निरंकुश तथा अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत, एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड सॉवरेनिटी के सिद्धांत को भी इसके अंतर्गत बताया है। यद्यपि हॉब्स से पूर्व ही बौद्धा ने यह कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। जिस प्रकार कानून का बंधन या सीमा नहीं है, तथापि वह इतना अवश्य मानता है कि प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून तथा उनकी संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार है। यह सब संप्रभुता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। इस प्रकार हम उनके सिद्धांत में एक अस्पष्ट किंतु निश्चित असंगति पाते हैं। इसके अंतर्गत हॉब्स ने संप्रभु के लेवियाथन के अंतर्गत कई सारी विशेषताएं इसके अंतर्गत की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि संप्रभुता असीमित है। हॉब्स की संप्रभुता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने असीमितता, संप्रभुताधारी, ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी कानून से भी बाध्य नहीं है। राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं मात्र है और वह उनसे ऊपर है। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। हॉब्स के संप्रभु की एक विशेषता यह भी है कि वह समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि संप्रभुता का अर्थ है समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाले कानूनों के निर्माण करने की शक्ति होना। अतः हॉब्स के अनुसार यह शक्ति मात्र संप्रभु में ही निहित होती है और संप्रभु ही कानूनों का व्याख्याता भी होता है। थर्डली, संपत्ति का सृष्टा और नियामक। हॉब्स के अनुसार संपत्ति की सृष्टि भी संप्रभु ही करता है, क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म राज्य के साथ ही हुआ है। फोर्थली, ही से अबाउट दी प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत। हॉब्स का संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत कहा जाता है। वह प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता, उनका श्रेणीकरण करता है और समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हैं। फिफ्थली, ही टॉक्स अबाउट द संप्रभु न्याय का स्रोत। शासक को न्याय का स्रोत और न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे का सिंह कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया है। इस प्रकार हॉब्स की विचारधारा में शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण और संतुलन के लिए सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं है। सिक्सली, अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। राज्य में हॉब्स विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारी को स्वीकार नहीं करता है। वह इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदाय का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं
जो संप्रभु के द्वारा स्वीकृत किए जाए। सेवंथली, युद्ध और शांति का निर्णायक। हॉब्स ने केवल आंतरिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभु को असीमितता प्रदान की है। उनके अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक संप्रभु ही है। संप्रभु के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ युद्ध, शांति या समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है। 8ली, संप्रभु अविभाज्य और अदेय। 9, संप्रभु का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है। 10, चर्च संप्रभु के अधीन है। हॉब्स की विचारधारा में स्वाधीन और स्वतंत्र चर्च के लिए कोई स्थान नहीं है। हॉब्स के शब्दों में चर्च ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का एक संघ है और एक संप्रभु के अधीन संगठित है और संप्रभु की आज्ञा से ही अपना सम्मेलन कर सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हॉब्स ने शासक को सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर एक ऐसे संप्रभु का प्रतिपादन किया है जो विधि, प्रशासन, अधिकार, न्याय, युद्ध और शांति और धर्म का एकमात्र स्रोत हो। इस तरह से हमने देखा कि हॉब्स ने किस तरह से संप्रभुता का प्रतिपादन किया। तत्पश्चात हम देखेंगे कि हॉब्स के विचारधारा में व्यक्तिवाद के भी कुछ रूप हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हॉब्स ने जहां एक और निरंकुश तथा असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, वहीं दूसरी ओर उनकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के भी स्पष्ट और प्रबल दर्शन होते हैं। यह बात कॉन्ट्राडिक्टरी लगने पर भी पूर्णतः सत्य है कि व्यक्तिवाद की मूल धारणा यह है कि जितने भी संघ, समुदाय या अन्य संस्थाएं हैं वे व्यक्तियों द्वारा ही निर्मित है और व्यक्ति ही उनकी इकाई है और यह सब अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन मात्र। इसी के अंतर्गत हॉब्स की विचारधारा में हम व्यक्तिवाद को निम्न रूपों में देते हैं। जैसे नंबर 1, मानव स्वभाव संबंधी धारणा। हॉब्स की मानव स्वभाव संबंधी धारणा व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल ही है, समाजवाद या आदर्शवाद के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हॉब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता बल्कि असामाजिक प्राणी मानता है जो कि अपने आप में आत्म केंद्रित है और मनोवेगों, अहम और लोभ से प्रेरित होता है। हॉब्स की यह विचारधारा के अंतर्गत हमें व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व देखने को मिलता है। सेकेंडली, राज्य साधन और व्यक्ति साध्य है। हॉब्स के चिंतन में राज्य एक साधन और व्यक्ति साध्य है। राज्य के लिए व्यक्ति का निर्माण नहीं होता बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा और शांति के लिए ही राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स के दर्शन में व्यक्ति या व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त जन समुदाय या सामान्य इच्छा या सार्वजनिक हित नाम की कोई धारणा नहीं है। थर्डली, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। हॉब्स के समझौते सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज या राज्य तो सिर्फ एक कृत्रिम संस्था है जिसका उपयोग मनुष्य ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया है। फोर्थली, आत्मसंरक्षण का अधिकार। हॉब्स के अनुसार अपने जीवन की रक्षा के लिए ही प्राकृतिक दशा का अंत करने के उद्देश्य से मनुष्य ने सामाजिक समझौता किया था, जो राज्य की अधीनता भी उन्होंने स्वीकार की थी कि राज्य के बन जाने से उनके शेष सब अधिकार समाप्त हो जाते हैं, किंतु आत्मसंरक्षण का अधिकार समाप्त नहीं होता। इसी के अंतर्गत उन्होंने राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा का भी प्रतिपादन किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि आर्थिक क्षेत्र में भी हॉब्स असहयोग नीति का समर्थन करता है। हॉब्स ने स्पष्ट कहा है कि उसके राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने और संविदा करने आदि चुनने और अपनी इच्छा के अनुकूल बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि हॉब्स निरंकुशवादी होते हुए भी पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी था। तत्पश्चात हम देखेंगे कि हॉब्स के राजदर्शन के इन विचारों की आलोचकों के द्वारा बहुत सारी आलोचनाएं की हैं। उन्होंने हॉब्स के कई विचारों को नहीं माना है और इस आधार पर उन्होंने इसको, कॉली ने उसे मॉन्स्टर ऑफ मीमेबरी, जिसे हम मार्कबरी का महारक्षक भी कहा था, और बैटली ने हॉब्स को नैतिक पतन का भी जिम्मेवार ठहराया था और उनके ग्रंथ लेवियाथन की भी कटु आलोचना की थी।
अतः इस संबंध में वाहन का विचार है कि जहाँ एक राजनीति विचार के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवियाथन एक प्रभावहीन और निष्फल ग्रंथ रहा है। अतः उनकी तर्क का आधार निम्नलिखित है। नंबर 1, मानव स्वभाव संबंधी निराशावादी धारणा। हॉब्स ने मानव स्वभाव का चूंकि एकाकी चित्रण किया है और वह मनुष्य को स्वार्थी, कपटी और हिंसक बतलाता है, उसने उसकी सामाजिकता को टोटली एक्सेप्ट नहीं किया है, अस्वीकार किया है। यथार्थ में मनुष्य स्वार्थी होकर भी आलोचकों का कहना एक सामाजिक प्राणी है और उसमें सहानुभूति, दया, क्षमता आदि भी भावना पाई जाती है। सेकेंडली, आलोचना का आधार रहा है प्राकृतिक अवस्था का काल्पनिक चित्रण। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का जो भयंकर चित्रण किया है वह ऐतिहासिक तथ्य तथा युक्ति के विरुद्ध है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी और संघर्ष की स्थिति में रहता था, किंतु समझौता होने के बाद वह सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में रहने लग जाता है। थर्डली, विरोधाभास। हॉब्स के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। आलोचकों का मानना है एक ओर वह निरंकुशतावाद का समर्थन करता है और दूसरी तरफ वह व्यक्तिवाद की बात करता है, इसलिए उसकी आलोचना का आधार यह भी रहा है। फोर्थली, निरंकुश प्रभु सत्ता का समर्थन। हॉब्स ने चूंकि निरंकुश प्रभु सत्ता का समर्थन किया है और उसने अपने राज्य में व्यक्तियों को सर्वथा अधिकार शून्य करके लेवियाथन की दास्ता को अपने पास में जकड़ लिया है। फिफ्थली, राज्य और सरकार में अंतर नहीं। आलोचकों का मानना है कि हॉब्स ने अपने सिद्धांत में राज्य और सरकार को एक ही माना है आधुनिक युग में, जबकि राज्य और सरकार में अंतर है क्योंकि सरकारें हमेशा बदलती रहती है। सिक्सथली, उन्होंने कहा है कि राज्य की रचनात्मक भूमिका का अभाव। हॉब्स राज्य का कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं सोचता, उनका राज्य केवल पुलिस राज्य है और वह राज्य को व्यक्तियों के कल्याण के मार्ग पर प्रवृत्त नहीं करता। तो इस तरह से आलोचकों ने हॉब्स के राजदर्शन की निम्न आधारों पर उनकी फिलोसॉफी की आलोचना की है। इतनी आलोचना होने के बावजूद भी हम ये कहेंगे कि हॉब्स की राजनीति विचारधारा या हॉब्स के राजनीतिक चिंतन को महान देन है, क्योंकि राजनीति शास्त्र की विस्तृत एवं व्यवस्थित पद्धति का निर्माण करने वाला वह प्रथम विचारक है। और प्रभु सत्ता का प्रतिपादन यद्यपि उससे पूर्व भी किया जा चुका है, लेकिन एक निरंकुश और असीमित प्रभु सत्ता को सुनिश्चित एवं पूर्ण विवरण सर्वप्रथम उसने ही किया है। वास्तव में हॉब्स ने प्रभु सत्ता को वह स्वरूप दिया है जो आज तक चला आ रहा है। अतः हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत द्वारा ही एक शाश्वत सत्य का प्रतिपादन हुआ है, जो कि जिसके अंतर्गत की राज सत्ता सर्वोपरि होती है और उनके आदेशों का पालन राज्य के नागरिकों के लिए करना आवश्यक है। अतः हॉब्स के योगदान का मूल्यांकन करते हुए प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड ने लिखा है कि हॉब्स के राजनीतिक विचारों की प्रथम श्रेणी के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। इसी प्रकार उनकी महान रचना लेवियाथन के बारे में भी लिखते हैं कि वह अंग्रेजी भाषा के राजनीतिक दर्शन का सबसे महान और कदाचित एकमात्र अनुपम ग्रंथ है। इस संबंध में वेपर ने अंत में कहा है, इंडीड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्ट ऑफ इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफी, वर्दी टू रैंक विद सच मैटर्स या सच मास्टर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज एज हुकर एंड मिल्टन एंड बर्क। इस आधार पे हम अंत में कहेंगे कि हॉब्स का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, हॉब्स के राजनीति चिंतन का जो प्रभाव है, जहाँ एक ओर सर्वाधिकारवादी विचारधारा पर पड़ा है, वहाँ दूसरी ओर व्यक्तिवादी और उपयोगितावादी विचारधारा पर भी प्रभाव पड़ा है। और वह स्पिनोजा, बेथम, आर्नस्टीन और हीगल आदि दार्शनिकों की प्रेरणा स्रोत रहा है। और आर्नस्टीन द्वारा प्रतिपादित वैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत हॉब्स के चिंतन से ही प्रेरित रहा है। संक्षेप में हॉब्स की महत्ता इस बात में है कि उसने निरंकुशतावाद तथा धर्मनिरपेक्षवाद का समर्थन और भौतिकवाद के दर्शन के आधार पर किया है। इस प्रकार राजनीति दर्शन में उसने आधुनिक युग का सूत्रपात किया है। आज के वीडियो में हम हॉब्स के सभी एस्पेक्ट को हमने कवर किया है। आज के वीडियो में हम हॉब्स को बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे, लॉग के बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।